हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे, उपनिवेशवाद, आत्मवाचक सी राइट मिल्स ने क्या परिभाषा दी, और राष्ट्रवाद, वर्ग, समुदाय, इनकी परिभाषाएं जानेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले कि समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है कि लोगों के बीच आपस में क्या क्या संबंध है, वो सब बताता है। और समाज शास्त्र के जनक अगस्त कोम्टे हैं। अब है कि समाज शास्त्र की जो पहचान है वो आसान है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो शून्य से नहीं है। जैसे कि आप लोग अगर मैथ पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को पहले गिनती सिखाई जाती है, क्योंकि उसके बारे में आपको पहले से कोई भी ज्ञान नहीं होता है। पर जो समाज शास्त्र है उसके बारे में हमें पहले से बहुत सारी नॉलेज होती है, जो कि हम बचपन से यहाँ पे रहते हुए सीखते हैं। जैसे कि हमारे समाज में ये अंकल है, ये आंटी है, मतलब कि ये सब कुछ चीजें जो समाज के अंतर्गत है वो सब है। अब है कि जो हमारा समाज है वो समाज शास्त्र के बारे में जानकारी देता है कि जो समाज है हमारा वो समाज शास्त्र के बारे में ही बताता है सब कुछ। अब है कि व्यक्ति के लिए जो समाज का ज्ञान है वो स्वाभाविक है, मतलब कि जो उसका स्वभाव है वो भी समाज के अंतर्गत ही है, कि समाज के बीच में हम लोगों को कैसे रहना है, समाज जैसे मतलब कि रहते हैं सब लोग ऐसे रहना है, ठीक है। अब जो समाज शास्त्र है उसका ज्ञान सहायक भी है और बाधक भी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से लाभ भी है इसका और एक तरह से नुकसान भी है। अब है कि जो समाज है वो व्यक्तित्व तथा वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, मतलब कि जो इंसान है और जो उनकी तकनीकी है उसके अध्ययन पर यह आधारित है। अब जो समाज शास्त्र है उसको सीखने से पहले जो समाज के बारे में पूर्व समझ है उसको हटाना होता है। जैसे कि अगर आपको बुक के अनुसार समाज शास्त्र के बारे में जानना है तो आपको, जैसे कि जो रियल में आपने समाज शास्त्र के बारे में जाना है, जो जिसको आप सोचते हो कि ये ऐसे समाज होता है, तो वो वाली समझ को आपको हटाना होगा, उसको भूलकर आपको फिर पढ़ना होगा समाज शास्त्र के बारे में। तो अब जो समाज शास्त्र है उसके भी मतलब कि कुछ अंग है कि मतलब कि कैसे पहचाना जा सकता है कि ये समाज शास्त्र है। तो उसकी जैसे कि एक तो क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं, आर्थिक सीमाएं, धार्मिक, जाति सीमाएं, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। अब जैसे कि उदाहरण ले लो यहाँ पे, तो मैंने लिखा है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, ये एक राज्य है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो उसके जैसे कि उसका क्षेत्रफल, कि उसकी मतलब कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, और जो उसकी स्थिति है वो कहाँ पर स्थित है, ये सब के बारे में हम जान सकते हैं। अब जैसे कि आप हो, आप समाज में रहते हो, ठीक है, तो आपको कैसे पहचानेंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कोई जाति होगी और आप किसी समुदाय में रहते होगे, आप किसी वर्ग से मतलब कि संबंधित हैं और किसी धर्म में हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समाज शास्त्र में खुद को पहचानोगे। हम देखते हैं कि आत्मवाचक क्या होता है। तो आत्मवाचक से अभिप्राय है कि समाज शास्त्र हमें यह दिखा सकता है जो दूसरे हमें किस तरह से देख रहे हैं। यह आपको सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको सिंपल से पढ़ने से ही पता चल गया कि जो आत्मवाचक है उसे हम ये जैसे हम खुद को देखते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। पर ये जो समाज शास्त्र है वो हमें सिखाता है कि जो दूसरे लोग हैं वो हमें किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में ये सिखाता है। अब इसी राइट मिल्स ने क्या कहा था, तो उनके अनुसार क्या है कि जो व्यक्तिगत परेशानी है, जो स्वयं के मुद्दे हैं, मतलब कि जो स्वयं संबंधी मुद्दे जैसे कि नौकरी, बेरोजगारी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, तो ये सब है। अब है जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि जो समाज से जुड़े हैं, जैसे कि युवा एवं वृद्ध में अंतर है आजकल, जातिवाद इत्यादि के बारे में। अब जो अंग्रेज हैं उन्होंने शासन न होकर, मतलब कि उन्होंने शासन ना केवल पूरे देश को एकजुट किया है, बल्कि जब उन्होंने शासन किया तो उससे जो पूरा देश है वो एकजुट हुआ है, बल्कि जो पूंजीवाद और आधुनिकीकरण जैसी जो शक्तिशाली प्रक्रिया है उनको भी भारत ने परिचित किया है। मतलब कि जैसे भारत में पहले वो ज़्यादा व्यापार नहीं होता था, तकनीकी ज्ञान नहीं था, तो जो अंग्रेज आए उनकी वजह से जो हमारा भारत है वो भी सीखा उनसे। अब है कि यह भी बात सच है कि जो उपनिवेशवाद है उसी से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। अब जैसे कि आपको पता ही है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, कि जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर अपना शासन कर ले तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। और फिर जब जैसे कोई उपनिवेशवाद करता है तो जो वहाँ के लोग हैं तो उन लोगों को वो पसंद नहीं आता है, वो चाहते हैं कि जो हमारा देश है उस पर हम खुद का अधिकार हो, किसी और का अधिकार ना हो। तो उनके मतलब कि उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना मतलब कि उत्पन्न होती है, तो उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। अब है कि उपनिवेशवाद के जो गलत प्रभाव है उसने जो हमारे समुदाय को अलग अलग भागों में मतलब कि बांट दिया है, एकजुट करने में सहायता पहुंचाई है। अब है यहाँ पे कि जिस कारण भारत में बहुत से समुदाय और वर्ग उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने जो भारत की आज़ादी है उसमें अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से निभाई है।
अब मैंने यहाँ पे लिखा है अलग अलग कि उपनिवेशवाद क्या होता है, तो किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर शासन करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। तो जो 1857 है उसके विद्रोह के बाद, मतलब कि जब 1857 में कोई विद्रोह हुआ था तो उसके बाद जो भारत है उसमें जो ब्रिटिश संसद है उसके प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, मतलब कि जो ब्रिटिश संसद है उसने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था, और जो मतलब कि 1947 में समाप्त हुआ था उसका प्रभुत्व। अब भारत पर अंग्रेजों के शासनकाल की अवधि, मतलब कि जो अंग्रेजों ने शासन काल किया, मतलब कि शासन किया, उस टाइम का जो समय है उसको औपनिवेशिक काल कहा जाता है। अब है इस काल का जो मतलब कि जो सामान्य है वो 1800 लेकर 1947 तक माना जाता है इसको। अब है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो जैसे कि उपनिवेशवाद की देन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो यह अपने आप मतलब कि जो अपने राष्ट्र है उसके प्रति जो प्रेम है, निष्ठा की भावना है, राष्ट्र के जो नागरिक है उनमें एकता होती है, तो उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब वास्तव में जो राष्ट्रवाद है वो समान जाति, संस्कृति, भाषा में जो रहते हैं लोग, उनके जो स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण है उसी को ही, उसकी जो इच्छा होती है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग एक अर्जित परिस्थिति पर आधारित है, मतलब कि ये मतलब कि अर्जित की गई है। अब इसका मुख्य आधार आर्थिक है, मतलब कि पैसे से है इसका, मतलब कि आर्थिक जो हमारे आसपास के हैं। अब व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। जैसे कि आप किसी वर्ग में रहते हो तो उसमें आप अगर जैसे कि आपका अच्छा रहन सहन है, आपके पास अच्छी शिक्षा है, आपके पास अच्छा ज्ञान है, तो उससे जो आपकी स्थिति है वो उच्च हो सकती है। इसमें 3 भाग होते हैं वर्ग के, एक तो निम्न है, एक मध्यम और एक उच्च होता है, ठीक है। अब है कि समुदाय क्या होता है, तो जो समुदाय है वो लैटिन भाषा का जो कम तथा मुनिस शब्द से बना है। तो जो कम का अर्थ होता है वो होता है एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। तो समुदाय का अर्थ होता है एक साथ सेवा करना, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है, एक साथ मिलकर रहने की भावना होती है, जो परस्पर सहयोग द्वारा अधिकारों का उपयोग करती है, मतलब कि एक दूसरे का सहयोग मिलता है और जो उनके अधिकार है उनका वो उपयोग करते हैं, तो उसको हम समुदाय कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।